इतने समय हो गए नीतीश जी को सत्ता में बैठे हुए, उसके बावजूद भी पलायन नहीं रुका। बिहार में नीतीश कुमार जी मंडी कानून को ख़त्म कर दिया तो आप देखेंगे कि लगातार बिहार के किसानों की आमदनी घटती गई और हमारा पलायन, जो पहले 1 करोड़ सवा करोड़ लोग बिहार के लोग बाहर काम करते थे, वो पलायन बढ़ के 3 करोड़ पार कर गया। आप कोसी पर एक डैम बना दें तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि बिहार की इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म कर जाएगी और प्रति व्यक्ति आय 2 गुना हो जाएगा। देश में सत्ता में बैठे लोगों को बिहार की चिंता नहीं, और बिहार में भी जो चुने गए प्रतिनिधि हैं सत्तारूढ़ दल के, उनको भी चिंता नहीं। अपना उपनिवेश बनाने के लिए सबसे पहले वो कृषि क्षेत्र को गुलाम बनाना चाहते हैं। कृषि क्षेत्र के बर्बाद होने से सस्ता लेबर भी मिलते हैं। अमेरिका के लोग, यूरोप के लोग भारत को गुलाम समझते हैं। पहले राजनीतिक उपनिवेश बनाते थे, अब आर्थिक उपनिवेश बनाते हैं, और भारत को पुनः, जो हमारी एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ाद हुए थे, हम पुनः वहीं पहुंच जाएंगे। इस तरह की व्यवस्था अमेरिकी ट्रेड डील में किया गया है। अगर एक इंसान को 10 से 20 हज़ार रुपये महीने तक का वहाँ मेडिसिन की खपत है अमेरिका में, क्यों खपत है अमेरिका में, भारत में क्यों नहीं है? क्योंकि वो अशुद्ध वातावरण में रह रहे हैं और अशुद्ध खाना खाते हैं, इसके चलते उनको परेशानी हुआ है। कितने विपरीत परिस्थितियों में मजदूर बिहार के दूसरे राज्य में रहते हैं, वो घर वाले को भी नहीं बताते। बिहार के 40 लाख लोग रहते हैं जहाँ ठीक से बिजली, ठीक से पानी, ठीक से शौचालय, ठीक से हवा, शुद्ध हवा तक नहीं मिलती। पानी का सप्लाई बाल्टी से, शौचालय नदियों के किनारे, नालों के किनारे खुले में लोग जाते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ। आज हमारे साथ आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह हैं। भारत और यूएस के साथ जो डील हुआ है कृषि को लेकर, कृषि क्षेत्र में, उस पर बातचीत करेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले सर, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। सर, भारत और यूएस के बीच में जो डील हुआ कृषि को लेकर, उस पूरे डील को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? कोई भी साम्राज्यवादी ताकतें अपना उपनिवेश बनाने के लिए सबसे पहले वो कृषि क्षेत्र को गुलाम बनाना चाहते हैं। केवल कृषि क्षेत्र में अपने जो सामान को केवल बेचना नहीं चाहते, बल्कि कृषि क्षेत्र के बर्बाद होने से सस्ता लेबर भी मिलते हैं। देश के भीतर भी आप देखेंगे तो गुजरात के लोग इंडस्ट्री में बिहार के मजदूर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार कृषि क्षेत्र में सबसे पीछे है। ठीक उसी तरह से अमेरिका के लोग, यूरोप के लोग भारत को गुलाम समझते हैं। उन्होंने जो डील साइन किया है, उस डील में कहा है कि अमेरिका से सभी कृषि उत्पाद, डेयरी, फिशरी या उसको पोल्ट्री, सभी वहाँ से सामान भारत में 0% टैक्स पर आएगा। वहीं भारत में कोई भी चीज़ उत्पादित अगर अमेरिका के बाज़ार में जाकर हम बेचेंगे तो 18% का टैक्स हमको वहाँ चुकाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि हम बाज़ार में, हम रेट के मुकाबले में हम कहीं पर भी खड़ा नहीं हो पाएंगे, और भारत का बाज़ार अमेरिका और यूरोप के सामान से पट जाएगा। वह खाद्य तेल हो, फल हो, सब्जी हो, या डेयरी चॉकलेट, या डेयरी से चीज़, पनीर, मुर्गा का चिकन लेग जिसको कहते हैं, तमाम चीज़ें अमेरिका और यूरोप से आएंगी, जिसको 0% टैक्स पर, और भारत से जब वहाँ जाएगा तो 18% टैक्स देना होगा। तो पूर्णतः भारत का कृषि क्षेत्र जब पंगु हो जाएगा तो यहाँ पे लोग की बेरोजगारी बढ़ेगी। क्योंकि किसानों की जब आमदनी ख़त्म होगी तो उनके लड़के बेरोजगार होंगे, और वो इंडस्ट्री में सस्ते दर पर उनकी खटने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यह साम्राज्यवादी ताकतें नए तरह का उपनिवेश, पहले राजनीतिक उपनिवेश बनाते थे, अब आर्थिक उपनिवेश बनाते हैं, और भारत को पुनः, जो हमारी एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ाद हुए थे, हम पुनः वहीं पहुंच जाएंगे। इस तरह की व्यवस्था अमेरिकी ट्रेड डील में किया गया है।
सर, लगातार जिस तरह से पार्लियामेंट से लेकर सड़क पर आप लोग सड़क पर भी विरोध कर रहे हैं, आपने कृषि सम्मेलन भी किया था, बीच में किसान नेताओं से भी मिले थे, क्या आप लोगों ने निष्कर्ष निकाला इस डील को लेकर? क्या ये ट्रेड डील वापस होना चाहिए? इसको लेकर आप लोग क्या रणनीति रहेगी? पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी आप 27 तारीख को आप देखेंगे रिपोर्ट पेश की है सरकार के लिए, और उस कमेटी में बहुमत सत्तारूढ़ दल भाजपा का है और सभी सर्वानुमति से फैसला लिया गया और वो तय हुआ कि कोई भी हम अमेरिकी ट्रेड डील में मिनिमम हम 20% टैक्स हमको लेना चाहिए। दूसरी बात, अमेरिका के भीतर उन्होंने अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए उनमें नई टेक्नोलॉजी के जरिए उत्पादन करते हैं, जीएम सीड और जीएम प्रोड्यूस, जो कि भारत में गैरकानूनी है क्योंकि उससे जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी समाप्त हो जाता है और हमारी जो कृषि संप्रभुता है, बीज संप्रभुता है, वो इससे बाधित होता है। आप बीटी कॉटन के भी मामले में इस देश के लोग जानते हैं कि इस तरह से वो फेल कर गया है और पुनः हमको एक नए बीज को पैदा करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का एक सीड मिशन भी लाना पड़ा। ठीक वैसी परिस्थिति न पैदा हो, इसीलिए कानून देश में बना हुआ है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा है कि सख्ती से भारत के भीतर कोई भी जीएम प्रोड्यूस भारत में ना आए और उसके लिए बंदरगाह से लेकर एयरपोर्ट तक एक सर्विलेंस तंत्र खड़ा करना होगा, तभी भारत में कोई भी कृषि उत्पाद आएगा। जो ही कृषि उत्पाद कन्वेंशनल तरीके से करेंगे, जो परंपरागत तरीके से, तो अमेरिका में ज़्यादा लागत आएगा, भारत में कम लागत आएगा। यहाँ पानी सस्ता है, यहाँ श्रम सस्ता है, यहाँ हमारी खेतें उपजाऊ हैं, गंगा का दुआबा है, यमुना का, तो इसीलिए हमारा उत्पादन ज़्यादा होगा। लेकिन जो टेक्नोलॉजी अमेरिका में वो उत्पादन करते हैं वो सब ग्रेड टेक्नोलॉजी है, स्वास्थ्य पर उसका विपरीत असर होता है। उससे कई शरीर के भीतर कई तरह के नए रोग आते हैं, जिसकी खर्च अगर देखें तो महीने का अगर एक इंसान को 10 से 20 हज़ार रुपये महीने तक का वहाँ मेडिसिन की खपत है अमेरिका में। क्यों खपत है अमेरिका में, भारत में क्यों नहीं है? क्योंकि वो अशुद्ध वातावरण में रह रहे हैं और अशुद्ध खाना खाते हैं, इसके चलते उनको परेशानी हुआ है। लेकिन अमेरिका का एक मॉडल है, वो अमेरिका को पसंद आता होगा। भारत 145 करोड़ का देश है, यहाँ हम कोई इस तरह का हम कोई सोसाइटी पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जो डिजास्टर के रूप में कन्वर्ट हो जाए। हमको इस बात का ध्यान रखना होगा। आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जब हम गुलाम थे तो भूख से मौत होती थी। आज़ाद भारत में भी 66 में बहुत लाखों लाख लोग मर गए थे खाने बिना। तो हम वैसी परिस्थिति दोबारा न आए, इसके लिए हम लोगों ने कल 27 तारीख को पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट भी पेश कर दिया है, जो बहुत ही क्रांतिकारी रिपोर्ट है, 33वां रिपोर्ट। उसको सभी लोग को पढ़ना चाहिए। सर, ये तो ट्रेड डील की बात तो की, बिहार का किसान सबसे पिछड़ा माना जाता है। बिहार में कृषि को लेकर कोई आज तक बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। बिहार के किसानों के लिए ये कितना फायदेमंद रहेगा? क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं कृषि मंत्री का भी बयान आ रहा है कि ये जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुआ है किसानों के हित में हुआ है, ये कृषि मंत्री भी कह रहे हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? कृषि मंत्री जी यह बताएं कि बिहार में कौन ऐसा अनाज, फल, सब्जी या दूध ऐसा पैदा हुआ होगा या हो रहा है जो अमेरिका के बाज़ार में जाए 18% टैक्स देकर, और अमेरिका से में जो पैदा होता है, सोयाबीन हो, मक्का हो, डेयरी उत्पाद है, चीज़ है, पनीर है, वो 0% टैक्स पर बिहार के बाज़ार तक आएगा। लोग सोचते हैं कि बिहार के बाज़ार तक कैसे पहुंच रहा है या पहुंचेगा। आप एक छोटा उदाहरण बताइए, कैडबरी है चॉकलेट। आज कैडबरी का चॉकलेट गांव के छोटे से पार्चून की दुकान पे मिल रही है। वो स्विट्जरलैंड की कंपनी है कैडबरी। लेकिन बिहार में कौन ऐसा सामान है जो यूरोप और अमेरिका के हर घर में बिकता हो? ऐसे हैं हमारे पास प्रोड्यूस। वो हमारे पास लीची है,
मखाना है, आम है, कतरनी चावल है, लेकिन उसके लिए एक्सपोर्ट करने के लिए कोई हम लोगों ने बिहार के भीतर लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस या कोल्ड चेन हम लोगों ने आज तक डेवलप नहीं किया। तो जो हमको करना था वो हमने किया नहीं जी। उल्टे हम लोग अमेरिका को, यूरोप को हम कह रहे हैं कि आके भारत में और बिहार में अपना सामान बेचिए, सस्ते दाम पर बेचिए। तो हमारा किसान क्या करेगा? बिहार की 75% आबादी किसानी पर जीवित है। अगर हम किसानी से उसको बाहर निकाल दें जैसा लोगों की इच्छा है तो वो मजदूर बनेंगे और मजदूर, सस्ता मजदूर देश के फैक्ट्रियों में सप्लाई होंगे। कितने विपरीत परिस्थितियों में मजदूर बिहार के दूसरे राज्य में रहते हैं, वो घर वाले को भी नहीं बताते। उनको लगता है घर वाले को बता देंगे तो या तो हमको जाने नहीं देंगे या वो अपना अपमान समझेंगे। आप दिल्ली के ही झुग्गी झोपड़ियों में चले जाइए, बिहार के 40 लाख लोग रहते हैं, जहाँ ठीक से बिजली, ठीक से पानी, ठीक से शौचालय, ठीक से हवा, शुद्ध हवा तक नहीं मिलता। गलियों में कीचड़ भरे हुए हैं, पानी का सप्लाई बाल्टी से, शौचालय नदियों के किनारे, नालों के किनारे खुले में लोग जाते हैं। और दिल्ली का एक 75% जो झुग्गी झोपड़ियों से बना हुआ है शहर, गांव के सबसे खराब हालत में भी उतना खराब हालत नहीं है जितना दिल्ली में है। क्यों आते हैं यहाँ पे? 10,000 रुपये की नौकरी के लिए। हम 10,000 रुपये तो खेती में करने के लिए जो कर रहे हैं, उनको अगर हम 10,000 रुपये वहीं व्यवस्था कर दें तो क्यों कोई आएगा यहाँ? आएगा जो ज़्यादा पढ़ेगा, वो आएगा यहाँ काम करने, दुनिया में जाएगा, अमेरिका भी जाएगा। लेकिन मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़े, इससे ज़्यादा अपमानजनक नहीं है। और इसकी व्यवस्था के सुधार के लिए केंद्र सरकार कोई एक भी प्रयास कर रही हो तो कृषि मंत्री को बताना चाहिए। भारत के कृषि मंत्री को जरूर बताना चाहिए। सर, सवाल ये उठता है कि इतने समय हो गए नीतीश जी को सत्ता में बैठे हुए, उसके बावजूद भी पलायन नहीं रुका। हर महीने, साल कहें तो ट्रेनें भर भर के आती हैं और जाती हैं। क्या इसका वहाँ पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है? क्या वहाँ पर फैक्ट्रियाँ डेवलप की जा सकती हैं? क्या बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार दिया जा सकता है? आप देखें तो जो सबसे डेवलप स्टेट गुजरात है, वहाँ पर भी 50% लोग कृषि क्षेत्र से आमदनी होती है। उनका सबसे बड़ा जो दूध का व्यापार है, अमूल ब्रांड, देश के गांव-गांव के गलियों गलियों में बिकता है उसका ब्रांड अमूल का। 1 लाख करोड़ तो केवल उनके दूध से आते हैं। लोग बार बार केवल फैक्ट्रियों की तरफ जाते हैं। इंडस्ट्रियल यूज और गुड्स 10% रोजगार पैदा करेगा देश में, 15% करेगा, लेकिन बाकी उसको एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आएगा। मक्का है हमारे बिहार में, उसकी अगर प्रोसेसिंग हो तो कॉर्न से लेकर के स्टार्च से लेकर के सभी चीज़ उसके बनते हैं, उससे इथेनॉल, पेट्रोल भी बनता है। तो आप उससे भी लाखों लोग रोजगार पैदा करेंगे। हम अच्छे से एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दें तो हम सर्विस सेक्टर को कर सकते हैं। जो दुनिया भर में जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, उनको ट्रेंड लोगों की ज़रूरत है, जो बिहार से हम भेज सकते हैं। तो ये केवल इंडस्ट्री का इशू नहीं है, ये फंडामेंटल इशू है कि जब तक हमारा एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम चेंज के नहीं कर पाएंगे। और तीनों के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप बताएं कि पंजाब को भाखड़ा नंगल बांध मिला, गुजरात को सरदार वल्लभ भाई पटेल डैम मिला, बिहार को कुछ नहीं मिला। आप कोसी पर एक डैम बना दें तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि बिहार की इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म कर जाएगी और प्रति व्यक्ति आय 2 गुना हो जाएगा, सीधे 2 गुना हो जाएगा केवल एक प्रोजेक्ट से। लेकिन देश में सत्ता में बैठे लोगों को बिहार की चिंता नहीं। और बिहार में भी जो चुने गए प्रतिनिधि हैं सत्तारूढ़ दल के, उनको भी चिंता नहीं। 4 साल 5 साल हम लोग सत्ता में थे, राष्ट्रीय जनता दल के लोग केंद्र में। जयप्रकाश जी हमारे राज्य मंत्री थे, उन्होंने नेपाल से समझौता करवाया था
कि सोन पे कोसी नदी पर एक बांध बनना चाहिए, लेकिन हटते ही आज ठंडे बस्ते में चला गया। आज तक कोई प्रगति नहीं, जबकि इस विभाग के अभी भी बिहार के राज्य मंत्री हैं राजभूषण चौधरी जी, लेकिन कहाँ चिंता है? आपने कोई देखा, कोई सुना कि प्रयास हो रहा है? लेकिन वहाँ पे अडानी को एयरपोर्ट मिल जाना चाहिए, ये मोदी जी की चिंता है, लेकिन वहीं पर कोसी में डैम बन जाना चाहिए, यह मोदी जी की चिंता नहीं है। इतनी ही छोटी बात को समझना होगा बिहार के लोगों को कि हमारे हितों की रक्षा के लिए हमारे जनप्रतिनिधि दिल्ली में बात नहीं करते, और जिस दिन वो बात करना शुरू कर देंगे उस दिन बिहार तरक्की के रास्ते पे निकल जाएगा। सर, अडानी जी का नाम लिया तो अडानी जी को 1 रुपये की कीमत पर पावर प्लांट लगाने के लिए ज़मीन भी दे दी गया, उस पर आपकी क्या राय रहेगी? मुफ्त में ज़मीन दिया गया कोयला का बिजली घर लगाने के लिए, प्रदूषण फैलाने वाला। देश में हाइड्रोजन बिजली पैदा होगा गुजरात में, एटॉमिक एनर्जी पैदा किया जाएगा इस देश में, हाइड्रो पावर जनरेट होगा, सौर ऊर्जा जनरेट होगा, विंड एनर्जी जनरेट होगा जो ग्रीन एनर्जी है, जिससे वातावरण भी शुद्ध रहता है और लोगों को ऊर्जा भी मिलता है। लेकिन बिहार को फ्री में ज़मीन दिया गया अडानी को कि आप कोयला घर वाला बना दीजिए बिजली घर। अब कोयला घर की बिजली दुनिया में नहीं बन रही, क्योंकि उससे आसपास के सैकड़ों गांव बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, और जहाँ कोयला की खुदाई होती है वहाँ पर भी बहुत परेशानी लोगों को होती है। तो आज बिहार को ज़रूरत था वो ग्रीन एनर्जी का, तो हमको एक झुनझुना कोयले वाले बिजली घर अडानी साहब बनाएंगे और सबसे महंगी बिजली देंगे, 6 रुपया 1 पैसा। आप पूरा गूगल कर लीजिए, 6 रुपया 1 पैसा प्रोडक्शन कॉस्ट देश में कहीं नहीं है। लेकिन अडानी जी की सरकार है दिल्ली में, पटना में भी अब उनकी सरकार है भाजपा। जदयू नीतीश जी तो नाम मात्र के, असल तो सरकार भाजपा है। वहाँ बुलडोजर चल रहे हैं गरीबों पे। तो आज सबको बुलडोज करके 1 रुपया में 1100 एकड़ जमीन अडानी को दे दिया गया। सबसे महंगी बिजली भी खरीदने का करार भी है। सर, बिहार के किसानों को आज तक जो है न्यूनतम मूल्य, चाहे धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, उनको न्यूनतम मूल्य पर जो सरकार तय करे वो भी नहीं मिलता है। क्या कारण आप मानते हैं इसका? देखिए, कारण तो है कि नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए 2005 में, तो उन्होंने 6 में बिहार की मंडी कानून को ख़त्म कर दिया। बिना मंडियों का, बिना प्लेटफॉर्म का कोई भी अनाज, सब्जी, फल का खरीद बिक्री करना असंभव है, और उसका मूल्य तो बात का विषय है। तो जब बिहार में नीतीश कुमार जी मंडी कानून को ख़त्म कर दिया, तो आप देखेंगे कि लगातार बिहार के किसानों की आमदनी घटती गई। किसानों के जो अनाज, फल, सब्जी की जो दाम थे वो घटता गया, और हमारा पलायन, जो पहले 1 करोड़, 1.25 करोड़ लोग, बिहार के लोग बाहर काम करते थे, वो पलायन बढ़ के 3 करोड़ पार कर गया। तो ये जुड़वा सवाल है। बिहार में अगर पलायन रोकना है तो कृषि क्षेत्र में बदलाव करना होगा और एक कानून बनाना होगा। इसके लिए निवेश तो सेकेंडरी विषय है हमारा उत्पादन बढ़ाने के लिए, लेकिन जो अभी उपज है किसानों के प्रयास से, उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए एक कानून की ज़रूरत है, जो आज नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं, भाजपा के लोग नहीं कर रहे हैं। अगर मंडी कानून बना देते पंजाब जैसा, हरियाणा जैसा, तो हमारे भी किसानों की आमदनी 2 गुना 3 गुना हो जाता।